नमस्कार किसान भाइयों, मैं रामविलास चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं वीडियो के अंदर। मैं मारवाड़ मुंडवा नागौर के अंदर एज ए वेटनरी प्रैक्टिस करता हूं। प्रैक्टिस के दौरान मुझे एक युवा किसान फार्मर राजेंद्र जी गेपाला जी से मेरी मुलाकात हुई। आइए जानते हैं इनकी डेयरी जर्नी। नमस्कार रामविलास जी। साथियों, मैं राजेंद्र गेपाला मारवाड़ मुंडवा नागौर से। रामविलास जी ने जैसा बताया, 2018 से मैंने इस पशुपालन को व्यवसाय में कन्वर्ट किया और जिसे वागीश्वरी कामधेनु डेयरी फार्म नाम दिया गया। साथियों, रामविलास जी मेरे अजीज मित्र भी हैं और लंबे समय से परिचित भी हैं। वैसे तो पशुपालन हम लगातार लंबे समय से कर रहे हैं। एज ए व्यवसाय उसे किस प्रकार करना चाहिए और उसमें क्या क्या समस्या आती है, क्या उसमें फ़ायदा है या क्या उसमें नुकसान है और किस प्रकार आदमी को उसका प्रबंधन करना चाहिए, इसके बारे में हम दोनों एक दूसरे से प्रश्नोत्तरी करेंगे। जो मेरे समस्या आई उनका समाधान हम रामविलास जी से लेंगे और आने वाले दिनों में डेयरी फार्मिंग को अपन और अच्छी ऊंचाइयों पर किस प्रकार पहुंचा सकें, वो ऐसे युवा साथियों से मिल के करेंगे बात। बताइए रामविलास जी। किसान भाइयों, अपन पहला प्रश्न राजेंद्र जी से यह करेंगे कि जब ये डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं कि डेयरी फार्मिंग के दौरान इनको कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिल रही है। देखो साथियों, अपने मारवाड़ी के अंदर कहते हैं कि यदि किसी चीज़ में नुकसान होता तो फिर हम उस काम को बंद कर देते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे बड़ा चैलेंज अपने इस मारवाड़ के एरिया में आता है रिपीट ब्रीडिंग। मारवाड़ी में कहूँ तो फिरावा करें, यानी गाय और भैंस ज्ञापन नहीं ठहरती है। ये हर घर की समस्या है और इस समस्या का जिसने समाधान निकाल लिया है वो इस डेयरी फार्मिंग बिजनेस में सक्सेस है। साथियों, दो चीज़ होती है, एक पशुपालन होता है, एक डेयरी फार्मिंग होती है। पशुपालन में आप पशु रखेंगे, उसको दाना चारा खिलाएंगे, वो आपके घर जीता दूध दे देगा। यदि आपको पशुओं से दूध निकालकर डेयरी फार्मिंग का बिजनेस करना है तो आपका पशु समय पे ज्ञापन होना चाहिए और समय पर बच्चा दे। इसके लिए मैं रामविलास जी से बात करूंगा और इनसे पूछूंगा जो रिपीट ब्रीडिंग की समस्या मेरे साथ आई है वो समस्या दूसरे किसानों के नहीं आए। साथियों, आप अपने एरिया के किसानों से पूछ लेना कि मारे भैंस ब्याई को नहीं, 3 बार भैंसा ले ब्याई को नहीं, बिग बाद में मैं भैंस राखनी बंद कर दी। ये क्वेश्चन हजारों हजार किसानों के हैं। आइए अपन इनसे बात करते हैं, इसका क्या निदान है। साथियों, रिपीट ब्रीडिंग के अंदर मोस्टली कई कारण होते हैं होने के। सबसे पहली रिपीट ब्रीडिंग का एक कारण ये है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, पशुओं को जितनी आवश्यकता है उतना उनको पोषण नहीं मिल पाता है, जिनकी वजह से उनकी गर्भ धारण की क्षमता कम हो जाती है। इसी के साथ हार्मोनल इनबैलेंस, पशुओं के अंदर हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं। हार्मोन असंतुलित होने का एक कारण यह भी है कि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। इसी के साथ एक इन्वायरमेंटल कारण भी है, पशु को सही वातावरण, उसका रख रखाव भी होना जरूरी है। सही वातावरण के अंदर ही पशु गर्भित होता है। इसी के साथ पशु को जो अपन सीमन लगा रहे हैं, जिसके अंदर अपन एआई करते हैं, उस सीमन की उचित क्वालिटी, जो उसके शुक्राणु की उसके अंदर जो मोटिलिटी है, वो जो उस पशु के अंदर हीट में आता है, ओवरी से जो अंडा निकलता है, वो शुक्राणु दोनों मिलते हैं। उस शुक्राणु के अंदर उस अंडे को भेजने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे पशु गर्भित हो सकता है। इसी के साथ पशु के अंदर यूट्राइन के अंदर इन्फेक्शन नहीं होना एक यह भी कारण है। साथियों, रामविलास जी ने अपने ज्ञान को खूब अपने साथ बांटा है, लेकिन रामविलास जी ने तो किसान के पास लैब है, ने वो जांच करवा सकता है। हम क्या कर सकते हैं, हमारी गाय भैंस हीट में आई है तो हम आपको फ़ोन कर सकते हैं, आप आके हमारा समय पर उसका टीका लगा दें। लेकिन इस दौरान हमें क्या पता कि ये जो टीका है वो सही है या टीका खुद ख़त्म हो गया, उसके अंदर जो आपने शब्द काम में लिया शुक्राणु वो ख़त्म हो गया, उसका हमें क्या पता। इसकी कोई जांच की लैब है या जांच की रिपोर्ट आपके पास होती है क्या? यह किसान बात सही है। इसकी रिपोर्ट वास्तविकता के अंदर अपने पास होती है। हम समय के साथ हर एक शुक्राणु की जो अपने पास होते हैं उनके हम लैब के अंदर जाकर टेस्ट करते हैं कि उनके अंदर जो शुक्राणुओं के अंदर मोटिलिटी है वो सही है या नहीं है, क्या वो जीवित है या नहीं है, अगर वो कहीं क्या वो शुक्राणु खराब तो नहीं हो गए।
साथियों, मैंने जो प्रश्न किया था वो यही है कि अपने पूर्वज क्या करते थे कि इस साल जिस बीज की खेती करनी है उसको 2 महीने पहले जो माता का त्यौहार आता था उस समय बुआई करके टेस्ट कर लेते थे कि मैं हड़ोत्यो कराया, यानी कहने का मतलब है बीज का जर्मिनेशन हुआ या नहीं हुआ, वो बीज हम अगले साल खेती में काम में लेंगे। इसी प्रकार ये जो बीज छोड़ रहे हैं उसकी क्वालिटी बच्चा बनने की है या नहीं है, उसकी रिपोर्ट इनसे लेनी चाहिए। मेरा तो सभी साथियों से ये निवेदन है, चाहे रामविलास जी आए चाहे कोई भी पशु सहायक आए, वो आपके घर पे आए तो उनसे ज़रूर पूछें ये सीमन कितने दिन पुराना है और इस पे जो डेट है वो सही है क्या, इसकी रिपोर्ट आपके पास है क्या। साथियों, समय तकनीकी ज्ञान का है, जो तकनीकी के साथ चलेगा वो अपने फील्ड में सक्सेस हो जाएगा। अभी अपन देखते हैं कि हरियाणा के अच्छे बुलों के बच्चे आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन बुलों के जो बीज हैं वो अच्छे हैं। मूंग के अंदर मैं सुनता हूँ कई बार विराट का, बंसी गोल्ड का, मूंग तो खूब कंपनियां बनाती है क्योंकि उनका रिजल्ट अच्छा है। इसलिए मेरा भी आपसे निवेदन है, जिस बुल का आप एरिया में लगाते हो 50 डोज लगाई, 25, 30, 50 जितनी भी सक्सेस हुई, जिसका ज़्यादा सक्सेस का रेशियो रहता है उसकी रिक्वायरमेंट आप पशुपालक के साथ रखें कि इस बुल के सीमन मैंने लगाए हैं और उसका रिजल्ट अच्छा है। क्योंकि पशुपालक के बहुत कम काम पड़ता है और आपके पर रोज काम पड़ता है। इसके लिए पशुपालक साथियों, यही करते समय आप 100-200 रुपये की तरफ न देखें, अच्छे बुलों के सीमन तैयार करें। आने वाले दिनों में जो नई नस्ल तैयार होगी वो आपको एक नई ऊंचाई पे ले जाएगी। साथियों, वीडियो में आगे बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट पर। धन्यवाद। राम राम।